गुड मॉर्निंग बच्चों। आज गया गाइडेंस प्रोग्राम के फेज 3 में हम लोग फिर से आपके साथ मुखातिब हैं और हम लोग चाहते हैं कि आपका अन्य कई प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त हो और साथ ही मैट्रिक के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में और इंटरमीडिएट के परीक्षा में भी आप सफल हों। आज हम लोग बात करेंगे गणित के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पे। गणित वास्तव में गणना से शुरू हुआ है और गणना कहीं ना कहीं संख्याओं से जुड़ा होता है और संख्या के बिना मुझे लगता है कि गणित बिना आधार का है, आधारहीन है। तो 9वीं कक्षा में जो सबसे पहला चैप्टर है परिमेय संख्या, तो आज हम लोग इस टॉपिक पर, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। मैं समझता हूं आप तैयार होंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि संख्या होता क्या है। संख्या वास्तव में एक मूर्त वस्तु नहीं है, दिखता नहीं है, एक अमूर्त है, एक विचार है, गणना संबंधी, गिनती संबंधी। जब मानव इस धरती पर अवतरित हुआ और धीरे धीरे वो समूहों में रहने लगा, तो समूहों की पहचान कैसे हो, उनके सदस्यों की संख्या क्या हो, ये एक बड़ी समस्या थी। और इस प्रकार से उन्होंने कई तरीके अपनाए और कई चिन्ह बनाए। तो वास्तव में संख्या वो अमूर्त विचार है गिनती संबंधी, जिससे कि मनुष्य गिनता है चीजों को, वस्तुओं को, और यदि उसको हम लोग कोई चिन्ह के रूप में देखें तो उसको संख्यांक कहते हैं। अब संख्या परिवार की जब बात करते हैं तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कि संख्या परिवार और वो संख्या पद्धति क्या होता है। तो मान लीजिए यदि संख्या परिवार है और संख्या इसका सबसे पहला कोई पूर्वज है, तो उसके कोई ना कोई पुत्र पुत्रियां होंगी। तो संख्या के 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा कहलाता है वास्तविक संख्या और दूसरा कहलाता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या की बात करें तो इनके भी 2 बेटे हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आज हम लोग बात करने बैठे हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो आप यहां देख रहे हैं कि परिमेय संख्या और पूर्ण संख्याओं का मूल सिद्धांत क्या है, इस पर हम लोग बात करना चाहेंगे। संख्याओं की जो अनंत गहराई है और उनके बीच छिपे हुए संबंध हैं, हम उनके बारे में आज विश्लेषण करने बैठे हैं। बच्चों जब हम लोग विद्यालय में आते हैं तब से ही गिनती प्रारंभ हो जाती है और शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6। और सच पूछिए तो ये गिनती अनंत तक जाती है और 1 से शुरू होती है। लेकिन जैसे ही हमारी कक्षाएं ऊपर की ओर आती हैं तो फिर उसमें एक और चिन्ह जुड़ता है, एक और संख्या जुड़ता है, जिसको कहते हैं कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब शून्य, और यहां से शुरू होता है पूर्ण संख्या का दुनिया। और यदि शून्य से भी नीचे की बात करें तो फिर ऋणात्मक संख्याओं की बात करते हैं और यहां से शुरू होता है पूर्णांक संख्याओं की दुनिया, घन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। इन समूह के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो जो गिनती की संख्या है उसको हम लोग प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन गिनती की संख्या में यदि शून्य जुड़ जाए तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर। और यदि इसमें कुछ ऋणात्मक संख्या यानी कि शून्य से नीचे की बात करें, -1, -2, -3, ये भी अनंत तक जाता है। यानी कि यदि हम लोग नंबर लाइन या संख्या के लाइन पे बात करें तो इसके लिए भी दोनों तरफ अनंत विस्तार है और इस पूरे को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं।
एक सवाल उठता होगा मन में कि ये माइनस वाले को ऋण संख्या कहते क्यों है। थोड़ा सा सोचने की बात है। ऋण का मतलब क्या होता है? ऋण का मतलब होता है कर्ज, यानी जो मेरा नहीं है, मैंने किसी से मांगा है उधार, लेकिन जब मांग लिया मेरे पास आ गया तो वो है तो मेरा ही, लेकिन है वो ऋण। तो ऐसी संख्याएं जो मेरा नहीं है लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास है, तो वो ऋण संख्या कहलाता है। और इसके बारे में आगे जब कई संक्रियाओं की बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि ऋण संख्याओं की संक्रियाएं और घन संख्याओं की संक्रियाओं में क्या फर्क होता है। अब बात करते हैं कि इन सभी संख्याओं के बड़े परिवार को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये परिमेय संख्या के अंतर्गत ये सारी संख्याएं आती हैं, प्रकृत, पूर्ण, पूर्णांक, और इसके अंतर्गत कुछ और नाम लेते हैं हम आपसे, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जिसके बारे में आपने पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन किया होगा। अब संख्या प्रणाली की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश हम लोगों ने किया है कि यदि प्रकृत संख्या की बात करें तो यह प्रारंभ कहां से होता है? 1 से, और इसमें ऋणात्मक होता ही नहीं है और इसमें भिन्न संख्या भी नहीं होता। अब भिन्न संख्या क्या होता है ये तुमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, मैं कोशिश करता हूं इसको भी स्पष्ट करने की। पूर्ण संख्या जो शुरू होता है 0 से, इसमें भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती, इसमें भी भिन्न संख्याएं नहीं होती। और पूर्णांक संख्या जो प्रारंभ होता है अनंत ऋणात्मक से, और इसमें ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और अंत होती हैं अनंत धनात्मक संख्याओं से, यानी अनंत का विस्तार दोनों तरफ है, 0 के दोनों तरफ। तो बच्चों, यदि इन सभी संख्याओं के एक बड़े परिवार की परिकल्पना की जाए तो इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या को समझने के लिए हम लोग इस समीकरण से समझने की कोशिश करें कि P बटा Q के रूप में यदि कोई संख्या है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। और इसमें भिन्न संभव है, इसमें ऋणात्मक भी संभव है। जैसे 1/2 हमने लिखा है, जहां 1 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, और नीचे वाला जो 2 है वो 0 नहीं है, तो इसको परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन तुम एक सवाल पूछ सकते हो यहां पे कि इसी रूप में तो भिन्न संख्या भी होता है, तो क्या भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में कोई फर्क होता है? एक बहुत बड़ा सा सवाल है जो हम में से बहुत लोग थोड़ा सा इसको कंफ्यूज करते हैं। तो इस पर हम लोग आगे चल के बात करेंगे। तो हम लोगों ने समझा कि परिमेय संख्या वो संख्या है जो P बटा Q के रूप में होता है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है और Q जो है 0 के बराबर कभी नहीं होता। यदि 0 Q के बराबर हो गया तो ऐसे संख्या को हम लोग अभी अपरिभाषित मानते हैं और उसे अपरिमेय की संख्या में नहीं रखते। अब थोड़ा सा बात करें हम लोग कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। संख्याओं के बारे में कई तरह के भ्रम हैं और इन भ्रम को यदि दूर कर दे तो हम इसको ठीक से समझ पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये देखें कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। बहुत अच्छा सवाल है ये, लेकिन इसको समझने के लिए हमको प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों को समझना होगा। सच में पूर्ण संख्या तो प्राकृत संख्या है ही, लेकिन उसमें जुड़ गया है 0, यानी कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या से एक बड़ा परिवार है जिसके अंतर्गत प्राकृत संख्या आता है। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या ये दोनों एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि प्राकृत संख्या ही आगे चल के जब उसमें 0 जुड़ जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाने लगता है। यदि इसको हम लोग ऐसे लिखे 1 2 3 4 लेके अनंत तक, तो प्राकृत है। प्रारंभ हुआ 1 से और अंत हुआ
अनंत में। लेकिन यदि प्रारंभ हो जाता है शून्य से तो वो पूर्ण संख्या हुआ। यानी पूर्ण संख्या के अंतर प्राकृत संख्या का अपना स्थान होता है। अब एक सवाल उठता है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है? तो ये बात थोड़ी पचती नहीं है और ये असत्य है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें। पूर्णांक संख्या जो है उसमें हमने कहा कि उसके अनंत विस्तार है, ऋणात्मक की तरफ अनंत तक और धनात्मक की तरफ अनंत तक। यानी कि इसमें दोनों तरह के पूर्णांक आते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। और पूर्णांक वो है जो शून्य से शुरू होके धनात्मक संख्याओं का एक बहुत बड़ा सा परिवार है। यानी उसमें ऋणात्मक संख्याओं की जगह नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता। जैसे -1, -12, -1000, ये सभी संख्याएं पूर्ण हो नहीं सकती क्योंकि ये ऋणात्मक है। यानी प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। ये कथन गलत है, हमको समझना होगा इसके लिए। यहां पर एक उदाहरण भी हम लोगों ने दिया है कि 3 एक पूर्णांक है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है? यह भी गलत है। क्यों गलत है? थोड़ा समझने की कोशिश करें कि पूर्ण संख्या P बटा Q के रूप में होता है, जहां की P और Q पूर्णांक संख्या है और Q कभी भी शून्य नहीं है। जैसे यहां हम लोगों ने देखा है 3/5, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि 3 भी एक पूर्णांक संख्या है और 5 भी एक पूर्णांक संख्या है, जबकि ये 5 शून्य के बराबर नहीं है। अब थोड़ा बात करें कि कुछ ऐसे भी पूर्ण संख्या हैं जो परिमेय के रूप में है लेकिन सभी पूर्ण संख्या परिमेय नहीं है। जैसे यहां पर हम लोग देखें कि भिन्न संख्याएं 3/5, 1/3, 10/19, ये सभी परिमेय तो हैं लेकिन ये पूर्ण नहीं है क्योंकि पूर्ण संख्याओं का स्वरूप कभी भी बटा के रूप में या भिन्न के रूप में नहीं होता। पूर्ण संख्याएं जब भी होती है पूर्ण होती हैं, या तो ऋणात्मक हो या तो धनात्मक हो। तो पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय नहीं होंगी लेकिन कुछ पूर्ण संख्याएं परिमेय भी होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। और ये बात कि यदि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है तो ये कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहां पर थोड़ा देखें कि शून्य की स्थिति क्या है। वास्तव में शून्य को आगे चल के हम लोग एक रहस्य के रूप में भी समझ सकते हैं। अब थोड़ा समझे कि शून्य होता क्या है। एक कहने से तो पता चलता कि कोई एक वस्तु, एक चिड़िया, एक आम, एक व्यक्ति, एक गुरुजी, एक सूरज, एक चंदा, आदि आदि। लेकिन शून्य कहने से क्या पता चलता है? शून्य कहने से पता चलता कुछ नहीं। था पहले लेकिन अब कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब यह मत समझना कि कभी नहीं था लेकिन अब कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए कुछ 5 चिड़िया एक डाली पे बैठे हैं और एक एक करके उड़ जा रहे हैं। तो एक उड़ा, 4 बचा, एक उड़ा, फिर 3 बचा, उसमें से एक उड़ा, 2 बचा, उसमें से भी उड़ गया, तो 1 बचा और ये अंत वाला भी उड़ गया, तो शून्य क्या बचा? शून्य चिड़िया बचा। यानी कि 5 चिड़िया थे, अब कुछ नहीं चिड़िया है, यानी वो चिड़िया की बात कर रहे हैं हम। तो शून्य का मतलब था, अब नहीं है, तो इसको कुछ नहीं के रूप में हम लोग मानते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि शून्य को यदि हम लोग पूर्णांक के स्वरूप में देखें तो यदि 0/1 यानी P बटा Q में P को शून्य माने तो ये एक पूर्णांक है, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा में पूर्णांक होना चाहिए P के फॉर्म में, लेकिन Q के फॉर्म में शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये इसको परिलक्षित करता है। तो 0/Q को हम परिमेय संख्या मानेंगे।
लेकिन यदि 1/0 की बात करें तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। अब यदि आपसे पूछे क्यों नहीं होगा, तो आप सीधे सीधे कहिएगा कि सर वो परिभाषा में नहीं था, क्यूब के जगह पे शून्य नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक उदाहरण देके बताता हूं कि यदि नीचे शून्य है तो स्पष्ट है कि ऊपर वाले में शून्य से भागा देना है। शून्य से भागा देके देख लीजिए, शून्य से भागा दीजिएगा और शून्य की पहाड़ा पढ़ लीजिए, हमेशा शून्य ही आएगा। तो उसकी परिभाषा ही नहीं दी जा सकती, वो वास्तव में अनंत या अपरिभाषित के रूप में माना जाता है। आगे की कक्षाओं में इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अभी इसको हम लोग अपरिभाषित मानते हैं। यानी 1/0 या किसी भी संख्या का भागा शून्य हो तो वो न तो परिमेय है और न ही कोई संख्या माना जाता है, तो उसको हम लोग अपरिभाषित संख्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 के रूप में हम लिख सकते हैं। 1/0 कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता। अब थोड़ा इन संख्याओं के बीच के अनंत स्थान की बात कर लें। आपको लगता है ना कि 3 और उसके बाद 4, 4 के बाद 5, यानी एक एक संख्याओं के बढ़ते क्रम से संख्याओं का अनंत विस्तार होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, संख्याओं के बीच में भी अनंत विस्तार है, बहुत है। तो उन अनंत विस्तार की बात करने के लिए परिमेय संख्या को समझना होगा कि परिमेय संख्या में यदि ये P वाला हिस्सा यानी ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा यदि ऊपर बड़ा हो और नीचे छोटा हो, तो इसको यदि हम विस्तरित करें, भागा दें, तो हमको भिन्न संख्या मिलते हैं। और उस भिन्न संख्या को हम लोग 2 रूप में बांटते हैं। एक तो पूर्णांक के दशमलव के रूप में बांटते हैं। तो ये जो दशमलव का जो स्वरूप है, ये 2 प्रकार का होता है। इसको हम लोग या तो कहें कि ये पूरी तरह से कट जाने वाला है, और दूसरा है कि कभी नहीं कटने वाला है, और तीसरा है कि बार बार रिपीट होने वाला है, यानी कि आवर्त दशमलव। तो हम लोग बात करें कि कोई भी 2 संख्याओं के बीच में दशमलव वाले कई संख्याएं हो सकती हैं, कई नहीं बल्कि अनंत संख्याएं हो सकती हैं। किसी भी 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं छिपी होती हैं, और उन्हें देखने के लिए हमको गणितीय लेंस की आवश्यकता है। तो आइए हम लोग इस लेंस से देखते हैं कि किसी भी संख्या के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं। और परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है कि 2 संख्याओं के बीच में 5 संख्याएं ज्ञात करो, परिमेय संख्या। कहीं कहीं रहेगा कि 10 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक सूत्र है, और इस सूत्र को समझने के लिए हम लोग इसको समझना चाहते हैं n+1 का नियम। n क्या है? तो n यहां पर जो है एक परिमेय संख्या है, और उसके लिए हम लोग n मान लेते हैं। दूसरा चरण है कि n में 1 जोड़ लेते हैं। उस संख्या में कितना जोड़ लिया? 1 जोड़ लिया। आगे चल के इसको हम उदाहरण करके बताने की कोशिश करेंगे। और तीसरा है कि उस दी संख्या के अंश और हर दोनों में n+1 से गुना करेंगे तो वो संख्याएं हमको मिलने लगेंगी। आइए इसको समझते हैं। जैसे हमको 3 और 4 के बीच में संख्याएं निकालनी है। कितनी संख्या? 6 अनंत संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। तो हमको क्या करना होगा? तो कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 6। तो उसमें क्या कर लेना है कि 1 से जोड़ देना है। तो कितना आएगा? 6 और 1 7, है ना? स्पष्ट है? समझ रहे हो? अब क्या करना है कि 3 और 4 के बीच में हमको ज्ञात करना था। तो इस 3 में इस 7/7 से गुना करेंगे। तो कितना आएगा? 21/7। 7 तिया का 21 और ये बटा 7। और इसमें पुनः हम 7/7 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28 और 7 28/7। तो हमको 2 संख्या मिल रहे हैं। ये बाउंड्री है, 6 संख्याओं के बीच का ये बाउंड्री है। 21/7
और 28/7। अब थोड़ा इसको समझे। 21/7 का मतलब 3, यानी कि 7 × 21, और 28/7 का मतलब 4, यानी 7 चौका 28। क्लियर है? अब इसके बीच की संख्या ज्ञात कर लो। 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 6 संख्याएं मालूम हो गई बहुत आसानी से। तो आप किसी भी दो संख्याओं के बीच में चाहे जितने भी हो, वो संख्या इस n+1 वाले नियम से ज्ञात कर सकते हो और आसानी से ज्ञात कर सकते हो। मैं समझता हूं कि तुम ऐसे प्रश्न अपने पाठ्य पुस्तक से निकाल करके हल करो और अभ्यास करो, तो तुमको ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो तुम्हारी परीक्षाओं में आएंगे और तुमको कंसेप्ट के आधार पर ये क्लियर हो जाएगा कि चाहे संख्या कोई भी आ जाए, 4 और 5 नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है, किसी भी संख्या का हम अनंत विस्तार ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर यह था कि दो भिन्नों के बीच हम कैसे 5 संख्याओं के ज्ञात करेंगे। वहां तो हमने पूर्णांक के बीच में बताया, तो एक भिन्न है 3/5 और एक भिन्न है 4/5। इनके बीच हमको कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 5 संख्या। बस तरीका वही है। तो क्या करना है? कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 5। तो इसमें 1 जोड़ लेना है, तो क्या हो जाएगा? 6। अब इनके अंश और हर दोनों में इस n+1 से, यानी कि 6 आया है, 6 से गुना कर लेंगे। तो 6 तिया का 18 और 6 पचे का 30। और ये अंतिम संख्या क्या था? 4/5, यानी कि 6 चौका 24 और 6 पचे का 30। स्पष्ट आप देखिएगा कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है, यानी हर जो है, वो बराबर हो गया। यानी 5 संख्याओं की बाउंड्री मिल गई हमको, 18/30 और 24/30। इन्हीं के बीच में वो 5 संख्याएं हैं। अब ये 18/30 को आप आपस में छोटे भिन्न के रूप में बदलने की कोशिश करो, या भागा दो, या काटने की कोशिश करो, तो अंतिम संख्या हमको 3/5 ही मिलेगा। यानी मूल भिन्न इसका 3/5 है और 24/30 का मूल्य भिन्न 4/5 है। लेकिन सब समहर भिन्न हो गए, यानी कि सब के हर बराबर हो गए। तो सिर्फ हमको इसके अंश को बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है। तो यहां की 5 की बात थी, तो 18 के बाद 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इस तरह से हमको 3/5 और 4/5 के बीच में ये 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। तो आपने देखा कि किसी भी भिन्न संख्या के बीच में 5, 5 से ज्यादा या कई, आप इस प्रकार से भिन्न संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इस हायरची या पदानुक्रम की बात करें और उस पद्धति की बात करें, तो हमको समझ में आएगा कि आज हमने क्या सीखा और इसके हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो हमने ये देखा कि जब संख्याएं शुरू हुई थी, गिनती की संख्याएं, तो शुरू किया था हमने 1 से, और 1 से अनंत तक की गिनती को हम लोग कह रहे थे प्राकृत संख्या या गिनती की संख्या। और उसमें यदि शून्य जुड़ गया तो वो कहलाने लगा पूर्ण संख्या, और उसमें यदि ऋणात्मक संख्याओं का प्रादुर्भाव आ गया, यानी कि दोनों तरफ अनंत विस्तार, शून्य के दोनों तरफ, तो उसको हम लोगों ने पूर्णांक कहा। और इस पूरे परिवार को हम लोगों ने परिमेय कहा, जो P/Q के रूप में माना जाता है, जहां P/Q, P और Q पूर्णांक है और Q कभी भी शून्य के बराबर नहीं है। अब यहां थोड़ा सा देखिए कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर है, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या के अंदर है, यानी परिमेय संख्या इन सभी संख्याओं का संपूर्ण परिवार है। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या हमारे दादाजी, तो दादाजी के बेटा पूर्णांक, यानी दादाजी के परिवार में हमारे पिताजी का परिवार भी आता है, चाचा जी के भी परिवार है उसमें, और भी परिवार है, लेकिन हमारे पिताजी का परिवार दादाजी के परिवार में, और पिताजी के परिवार में मेरा परिवार, मेरे भी कई भाई हैं, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ पिताजी के परिवार में सम्मिलित हूं, और मेरे परिवार में मेरे बच्चे,
तो इस तरह से परिमेय संख्या यदि एक बड़ा सा परिवार है तो पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या उनके अंतर्गत आने वाले परिवार हैं। तो हम लोगों ने समझा, यहां थोड़ा सा आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि ये एक चिन्ह है, इसको हम लोग उप समुच्चय या सबसेट कहते हैं। सबसेट का मतलब है कि उसके अंतर्गत आने वाला। तो प्राकृत संख्या उप समुच्चय होता है पूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्या उप समुच्चय होता है पूर्णांक संख्या का, और पूर्णांक संख्या उप समुच्चय होता है परिमेय संख्या का। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक बड़ा सा परिवार परिमेय संख्या, जिसके अंतर्गत पूर्णांक, पूर्ण और प्रकृत संख्याएं आती हैं, और शून्य भी एक परिमेय संख्या ही है। 0/1 लिखो या सिर्फ शून्य लिखो, उसका भी मतलब वही होता है, यानी कि शून्य भी p/q के रूप में होता है। तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है। अब थोड़ी सी पद्धति की बात करें कि दो संख्याओं के बीच में संख्याओं को ढूंढने का जो तरीका था वो n+1 वाला तरीका था, जिसमें जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उसको n मान ले और उसमें एक संख्या जोड़ दें और उससे गुना करने से हमको पता चल जाता है कि उनके बीच में कितनी संख्याएं हैं और कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, आज की बात मैं यही समाप्त करता हूं और